नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बायो हब बाय वीरेंद्र सर पर। दोस्तों, अपन ने 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए। आज चौथा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जो नए जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि वे हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। लेसन नंबर 4 है पादप जनन की मुख्य विधियां, विशिष्ट विधियां। पादप जनन की विशिष्ट विधियां। देखिए, पादपों में या पेड़ पौधों में सामान्यतया जो जनन होता है वो लैंगिक एवं कायिक विधि से होता है। पेड़ पौधों में जनन होता है वो किन से होता है? लैंगिक और कायिक विधियों से होता है सामान्यतः। लेकिन कई बार पेड़ पौधे जनन की ऐसी विधियां काम में लेते हैं जिनमें बिना निषेचन के नए पादपों का निर्माण होता है। ऐसी विधियों को ही पादप जनन की विशिष्ट विधियां कहते हैं। देखो, पेड़ पौधों में या पादपों में जनन मुख्यतया लैंगिक एवं कायिक विधियों से होता है। लैंगिक विधि में तो भाई युग्मक बनेंगे और वो निषेचित होंगे। निषेचित होने के बाद भ्रूण बनता है। कायिक विधियों में पेड़ पौधे का शरीर का कायिक भाग, जड़, तना, पत्तियां किस में लेते हैं? जनन में भाग लेते हैं और नए पेड़ पौधों का निर्माण करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, पेड़ पौधे जनन की ऐसी विधियों को काम में लेते हैं जिनमें बिना निषेचन के ही नए पादपों का निर्माण हो जाता है। ऐसी विधियों को ही पादप जनन की विशिष्ट विधियां कहते हैं। कुछ वैज्ञानिक इनको अलैंगिक जनन भी कहते हैं। कुछ वैज्ञानिक इनको क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन भी कहते हैं। इन पादप जनन की इन विशिष्ट विधियों को कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा क्या नाम दिया गया है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब पादपों में ये जनन की जो विशिष्ट विधियां हैं ये 4 प्रकार की। कितने प्रकार की हैं भाई? 4 प्रकार की। पहली अपन पढ़ते हैं असंग जनन या एपोमिक्सिस। ये अपन ने पहले पार्ट में भी पढ़ा था कि जनन की ऐसी विधि जिसमें अर्धसूत्रण एवं निषेचन नहीं होता। इसमें क्या नहीं होता? इसमें अर्धसूत्रण एवं निषेचन क्रिया नहीं होती। जनन की वो विधि जहां पे, यानी या ऐसे भी बोल सकते हैं, लैंगिक जनन की वह विधि या सामान्य लैंगिक जनन की ऐसी क्रिया या ऐसी कोई विधि जिसमें अर्धसूत्रण व निषेचन नहीं पाया जाता, क्या कहलाता है? असंग जनन कहलाता है। हाँ भाई, अब असंग जनन कितने प्रकार का होता है ये अपन पढ़ेंगे। असंग जनन या एपोमिक्सिस समझ में आया? यानी ऐसी विधि जहां पे अर्धसूत्रण और निषेचन एब्सेंट होता है उसे हम असंग जनन कहते हैं। असंग जनन
देखिए इसका पहला टाइप अपन पढ़ेंगे बीजाणुद्भिद असंजनन। बीजाणुद्भिद असंजनन यानी यह अपस्थानिक भ्रूणता, इसे अपन क्या कहते हैं, अपस्थानिक भ्रूणता भी कहते हैं इसको। इसको क्या नाम दिया गया है, अपस्थानिक भ्रूणता। इस प्रकार के जो असंजनन होता है, यह जो असंजनन हो रहा है, इसमें भ्रूण का निर्माण, इसमें जो भ्रूण का निर्माण होगा वो बीजांड का है, बीजांड का है या फिर अध्यावरण, बीजांड का या अध्यावरण की कोई द्विगुणित कोशिका, कोई द्विगुणित कोशिका किसका निर्माण करती है, भ्रूण का निर्माण करती है, भ्रूण का निर्माण करती है। समझना इसको, यानी अपस्थानिक भ्रूणता। यहां पे भाई जो भ्रूण कोश होता है उसका कोई संबंध नहीं है, यहाँ पे भ्रूण कोश का कोई संबंध नहीं है, भ्रूण कोश की कोई कोशिकाओं का संबंध नहीं है, यहाँ पे बीजांड का है। यानी भ्रूण कोश के चारों ओर जो आवरण पाया जाता है, बीजांड काय वाला या अध्यावरण वाला जो आवरण होता है, उनमें से कोई भी द्विगुणित कोशिका किसमें तब्दील हो जाती है, भ्रूण में बदल जाती है। यहाँ पे ना तो निषेचन हो रहा है और ना ही अर्धसूत्रण, यानी दोनों क्रियाएं, अर्धसूत्रण और निषेचन क्रिया दोनों एब्सेंट है। कोई भी द्विगुणित कोशिका होगी वो सीधे ही किसमें बदल जाती है, भ्रूण में बदल जाती है। दूसरा होता है युग्मकोद्भिद असंजनन। युग्मकोद्भिद असंजनन, इस प्रकार के जनन में भ्रूण का निर्माण, इस प्रकार के जनन में भ्रूण का निर्माण अगुणित भ्रूणकोश की किसी कोशिका से होता है। अगुणित भ्रूणकोश की, अगुणित भ्रूणकोश की किसी कोशिका से होता है, कोशिका से होता है। यानी भ्रूणकोश के अंदर अपन ने पढ़ा था कितनी कोशिकाएं होती हैं, 7 कोशिका और 8 केंद्रक। कैसे, इनको अपन ने एंटीपोडल सेल कहा था या प्रतिमुख कोशिका कहा था। ये 2 सहायक कोशिका और ये एक अंड कोशिका और ये केंद्रीय कोशिका। यानी जो भ्रूणकोश की कोई भी अगुणित कोशिका, जैसे प्रतिमुख कोशिका है या सहायक कोशिका या अंड कोशिका है, ये सारी की सारी कैसी हैं, केवल केंद्रीय कोशिका को छोड़ दो, बाकी सारी कैसी हैं, अगुणित अवस्था में। तो कोई भी अगुणित कोशिका किसका निर्माण कर लेती है, भ्रूण का निर्माण कर लेती है। यानी इस प्रकार के असंजनन में भ्रूण का निर्माण अगुणित भ्रूणकोश की किसी कोशिका से होता है। यह क्रिया 2 प्रकार से होती है। ये क्रिया कितने प्रकार से होती है, 2 प्रकार से। पहले टाइप में हम पढ़े, यानी जब भ्रूण का निर्माण अनिषेचित अंड कोशिका से हो। किससे हो, भ्रूण का निर्माण अनिषेचित अंड कोशिका से हो। एक तो तरीका है भ्रूण का निर्माण किससे हो, अनिषेचित अंड कोशिका से हो। इस क्रिया को, यानी जब अंड कोशिका से जब भ्रूण बनेगा, उसे हम अनिषेक जनन कहेंगे। क्या कहेंगे, अनिषेक जनन कहेंगे। जब भ्रूण का निर्माण अनिषेचित अंड कोशिका से होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अनिषेक जनन।
और दूसरा तरीका क्या है, जब भ्रूण का निर्माण भ्रूणकोश की किसी अन्य अगुणित कोशिका। अब अन्य अगुणित कौन कौन सी बच गई भाई? 2 तो सहाय कोशिका हो गई और 3 क्या हो गई? प्रतिमुख कोशिका। इनमें से कोई कोशिका किसका निर्माण करे? भ्रूण का निर्माण करे। किसका निर्माण करे? भ्रूण का निर्माण करे। तो उस प्रक्रिया को हम अपयुग्मन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपयुग्मन कहते हैं। क्या कहेंगे भाई? अपयुग्मन। दोबारा से समझिए, पादपों में जनन की विशिष्ट विधियां पढ़ रहे हैं। पादपों में जनन की क्या पढ़ रहे हैं? विशिष्ट विधियां। सामान्यतः पादपों में जनन है वो लैंगिक और कायिक विधियों से होता है, लेकिन कई बार पौधे हैं जनन की ऐसी विधियां काम में लेते हैं जहां पे निषेचन नहीं पाया जाता, यानी बिना निषेचन के ही नए पौधे बन जाते हैं। बिना निषेचन के ही नए पौधों का निर्माण हो जाता है। ऐसी विधियों को पादप जनन की विशिष्ट विधियां कहते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पे क्या है? निषेचन एब्सेंट है। इनको कई वैज्ञानिक क्या भी नाम देते हैं? अलैंगिक जनन। ये पादप जनन की मुख्य जो विशिष्ट विधियां हैं 4 प्रकार की हैं। पहला हम पढ़ रहे हैं असंजनन। क्या पढ़ रहे हैं? असंजनन या एपोमिक्सिस, जिसके बारे में अपन ने पहले चैप्टर में ही पढ़ा। यहाँ पे क्या नहीं होगा? अर्धसूत्रण और निषेचन एब्सेंट होगा। ये जो असंजनन है इसको अपन ने 2 भागों में बांटा है। एक तो बीजाणुद्भिद असंजनन और दूसरा युग्मकोद्भिद असंजनन। यानी बीजाणुद्भिद अवस्था कैसी होती है? 2n होती है और युग्मकोद्भिद अवस्था कैसी होती है? n होती है। तो जब बीजाणुद्भिद यानी बीजांडकाय या अध्यावरण की कोई द्विगुणित कोशिका, बीजांडकाय या अध्यावरण की कोई द्विगुणित कोशिका सीधे किसका निर्माण करे? बिना निषेचन के भ्रूण बना ले। बिना निषेचन के क्या बना ले? भ्रूण बना ले। तो उसे हम बीजाणुद्भिद असंजनन या अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं। क्या कहते हैं? अपस्थानिक भ्रूणता। दूसरा आता है युग्मकोद्भिद असंजनन, यानी युग्मक कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं, यानी अगुणित भ्रूणकोश की कोई कोशिका, यानी भ्रूणकोश की कोई भी अगुणित कोशिका किसका निर्माण करे? भ्रूण का निर्माण करे। तो ये 2 प्रकार से अपन ने डिवाइड किया कि भाई एक तो भ्रूण का निर्माण अनिषेचित अंड कोशिका से हो और एक भ्रूण का निर्माण भ्रूणकोश की किसी अन्य अगुणित कोशिका से हो। यानी अन्य क्या हो सकती है? 2 तो सहायक कोशिका हो सकती हैं और 3 प्रतिमुख कोशिकाएं हो सकती हैं। यानी जब भ्रूण का निर्माण अनिषेचित अंड कोशिका से होगा उसे तो हम कहेंगे अनिषेक जनन, और जब भ्रूण का निर्माण अंड कोशिका को छोड़कर भ्रूणकोश की किसी अन्य अगुणित कोशिका से होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? अपयुग्मन कहते हैं। अब एक वैज्ञानिक हुए थे पंचानन माहेश्वरी। इन्होंने असंजनन को 2 भागों में बांटा। कितने भागों में? 2 भागों में। असंजनन को कितने भागों में बांटा भाई? 2 भागों में। एक तो होता है अनावर्ती असंजनन और दूसरा होता है पुनरावर्ती असंजनन। अनावर्ती असंजनन और पुनरावर्ती असंजनन। इन्होंने तो मुख्यतः कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। कौन कौन से? अनावर्ती और पुनरावर्ती। अब इन 2 भागों को भी कुछ उप भागों में बांटा जाता है। अनावर्ती और पुनरावर्ती
दोनों असंग जनन को कुछ उपभागों में भी बांटा जाता है, लेकिन हमारी बुक में ये जो उपभाग हैं उनको भी इनके साथ ही दिया हुआ है, अनावर्ती और पुनरावर्ती के। तो इस तरह ये मुख्य 4 भाग बना दिए, इनके उपभागों को भी इनके साथ ही रख दिया, जिसमें तीसरा नंबर आता है अपस्थानिक भ्रूणता और चौथा पार्ट आता है कायिक असंजनन। अब ये 2 की बजाय कितने भाग हो गए? यहाँ पे कुल 4 भाग हो गए। कितने भाग हो गए? यानी इनको उपभागों में बांटा गया। अब उपभागों को भी इनके साथ ही रख लेते हैं बुक में। अपने आरबीएससी ने इन अपस्थानिक भ्रूणता और कायिक असंजनन को भी इनके साथ में ही दिया है, इसलिए कुल कितने हो गए? 4 भाग बन गए। अब पहला भाग आता है आपका अनावर्ती असंजनन। अनावर्ती असंजनन, इस प्रकार के असंजनन, समझना भाई, इस प्रकार के असंजनन में गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में सामान्य अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, इस प्रकार के असंजनन में जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है वो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा एक अगुणित भ्रूणकोश का निर्माण करती है। क्या बनाती है? एक अगुणित भ्रूणकोश बनाती है। अगर इसके अगुणित अंड से बिना निषेचन के, अगर इसके अगुणित अंड से बिना निषेचन के अगुणित भ्रूण बने तो इस प्रकार के असंग जनन को ही हम अनावर्ती असंग जनन या अगुणित अनिषेक जनन भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? यानी गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं ये कैसी होती है? 2n होती है। कैसी होती है? ये 2n होती है। ये क्या करेगी? अर्धसूत्रण करेगी और अर्धसूत्रण के द्वारा अगुणित भ्रूणकोश बनाएगी। अब अगुणित भ्रूणकोश की अंड कोशिका, कौन सी? अंड कोशिका, बिना निषेचन के, किसके? बिना निषेचन के, किस में बदल जाए? भ्रूण में बदल जाए, भ्रूण में बदल जाए। तो इसे हम क्या कहते हैं? अनावर्ती असंग जनन। दोबारा से समझना, इस प्रकार के असंग जनन में गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्रण द्वारा अगुणित भ्रूणकोश का निर्माण करती है। अब इस अगुणित भ्रूणकोश की अंड कोशिका बिना निषेचन के क्या बना ले? भ्रूण बना ले। तो इसे अनावर्ती असंग जनन या अगुणी, या इसको दूसरा नाम भी दे सकते हैं अगुणित अनिषेक जनन। यानी ये अगुणित भ्रूण बनेगा। कैसा भ्रूण बनेगा? ये अगुणित अनिषेक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? अगुणित अनिषेक जनन। क्यों? क्योंकि इसको अगुणित अनिषेक जनन क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पे भ्रूण कैसा बन रहा है? अगुणित बन रहा है। पादपों में इस प्रक्रिया का अध्ययन सबसे पहले किसने किया? जोर्जेनसन ने। पहला अध्ययन इसका किसने किया? वैज्ञानिक हैं जोर्जेनसन ने 1928 में किया। पादपों में अनावर्ती असंग जनन का पहला अध्ययन जोर्जेनसन ने 1928 में किया। अब यहाँ पे तो अंड कोशिका किसका निर्माण कर रही है? भ्रूण का निर्माण कर रही है। यदि
ऐसे भी हो सकता है अंड कोशिका के अलावा भ्रूण कोश की अन्य अगुणित कोशिका, अन्य अगुणित कोशिका किसका निर्माण कर ले? भ्रूण का निर्माण कर ले, तो उसे हम क्या कहेंगे? अगुणित अपयुग्मन कहेंगे। या इसी के अंदर यह भी हो सकता है कि अंड कोशिका के अलावा, कौन? अंड कोशिका को छोड़कर, अंड कोशिका को छोड़कर भ्रूण कोश की कोई अन्य अगुणित कोशिका, अन्य अगुणित कोशिका किसका निर्माण कर ले? बिना निषेचन के, बिना निषेचन के भ्रूण बना ले, तो ऐसा भ्रूण भी क्या होगा? अगुणित होगा। ऐसा भ्रूण भी क्या होगा? अगुणित होगा। तो इस प्रकार के असंग जनन को हम दूसरा नाम देते हैं अगुणित अपयुग्मन। इसको नाम दिया गया है अगुणित अपयुग्मन, अगुणित अपयुग्मन कहते हैं। हाँ भाई, अनावर्ती असंग जनन, अनावर्ती असंग जनन में क्या होगा कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्रण द्वारा अगुणित भ्रूणकोश बनाएगी और अगुणित भ्रूणकोश की अंड कोशिका बिना निषेचन के भ्रूण बना ले, या फिर अंड कोशिका को छोड़कर भ्रूणकोश की कोई अन्य अगुणित कोशिका क्या कर ले? बिना निषेचन के भ्रूण बना ले। अगर अंड कोशिका बिना निषेचन के भ्रूण बनाएगी तो उसे अगुणित अनिषेक जनन कहेंगे, और अंड कोशिका को छोड़कर भ्रूणकोश की अन्य अगुणित कोशिका बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण करेगी तो उसे अगुणित अपयुग्मन कहा जाएगा। अब दूसरा पॉइंट आता है हमारा पुनरावर्ती असंग जनन। पुनरावर्ती असंग जनन, हाँ भाई, पुनरावर्ती असंग जनन में क्या होता है? यानी इस प्रकार के असंग जनन को युग्मकोद्भिद असंग जनन भी कहते हैं। यानी इसका नाम क्या है? युग्मकोद्भिद असंग जनन भी इसको भी कहते हैं। इसको युग्मकोद्भिद असंग जनन भी कहा जाता है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन के पूर्ण नहीं होने के कारण, यहाँ पे क्या नहीं होता है? अर्धसूत्री विभाजन पूरा नहीं होने के कारण असंग जनन में स्त्री युग्मकोद्भिद में जो गुणसूत्रों की संख्या है वो मातृ पौधे के समान ही द्विगुणित रहती है। यहाँ पे तो क्या हो गया? भ्रूण बन रहा है, वो अगुणित हो रहा है। यहाँ पे अर्धसूत्रण नहीं होता। यहाँ पे क्या नहीं होता? जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है उसमें अर्धसूत्रण नहीं होता, या जो स्त्री युग्मकोद्भिद है, स्त्री युग्मकोद्भिद जिसको अपन ने गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, इसको अपन गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बोल रहे हैं, इसमें क्या नहीं होता है? अर्धसूत्रण नहीं होता। अर्धसूत्रण नहीं होता, यानी 2n है, अर्धसूत्रण नहीं होगा तो भ्रूण भी बनेगा, वो कैसा बनेगा? 2n ही बनेगा। भ्रूण बनेगा वो कैसा बनेगा? 2n ही बनता है। यानी ध्यान रखना, इसको युग्मकोद्भिद असंग जनन भी कहा है क्योंकि यहाँ पे जो स्त्री युग्मकोद्भिद है या उस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, बिना अर्धसूत्री विभाजन के और बिना निषेचन के, बिना निषेचन के क्या बना लेगी? भ्रूण बना लेगी। और वो भ्रूण कैसा होगा? मातृ पौधे के समान होगा। गुणसूत्रों की संख्या जनक पौधे के समान होती है। यानी जनक पौधा जैसे द्विगुणित है तो भ्रूण भी कैसा बनेगा? द्विगुणित ही बनता है। अब ये जो पुनरावर्ती असंग जनन है इसको दो भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? दो भागों में।
एक तो जनन अपबीजाणुकता, एक तो होता है जनन अपबीजाणुकता, जनन अपबीजाणुकता, समझना भाई। इस प्रकार के असंजनन में भ्रूणकोश का जो विकास होता है वो द्विगुणित कोशिकाओं से होता है। किससे होता है? भ्रूणकोश द्विगुणित कोशिकाओं से बनता है तथा भ्रूणकोश की कोई भी जो द्विगुणित कोशिका है वो किसका निर्माण कर लेती है? भ्रूण का निर्माण कर लेती है। यानी यहाँ पे जो भ्रूणकोश बनेगा, भ्रूणकोश जो बनेगा, भ्रूणकोश द्विगुणित कोशिकाओं से बनता है, द्विगुणित कोशिकाओं से बनता है। अब कोई भी द्विगुणित कोशिका तथा भ्रूणकोश की द्विगुणित कोशिका बिना निषेचन के किसका निर्माण कर लेती है? भ्रूण का निर्माण कर लेती है। हाँ भाई ध्यान देना, यहाँ पे जनन अपबीजाणुकता में क्या होगा? जो भ्रूणकोश का निर्माण होगा, भ्रूणकोश जो बनेगा वो द्विगुणित कोशिकाओं से बनेगा। यानी यहाँ पे जो स्त्री युग्मकोद विधेय या गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है यह अर्धसूत्री विभाजन नहीं करेगी, यानी सीधा ही क्या बना लेती है? द्विगुणित भ्रूणकोश का निर्माण कर लेती है। अब ये जो द्विगुणित भ्रूणकोश की कोशिकाएं हैं, कोई भी कोशिका है वो बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण कर लेती है। इसे हम क्या कहते हैं? जनन अपबीजाणुकता। ये तो इसका पहला पार्ट हो गया। अब जैसे दूसरा पार्ट के लिए अपन करते हैं कायिक अपबीजाणुकता। कायिक अपबीजाणुकता, ध्यान देना यहाँ पे तो भ्रूणकोश की कोशिका भाग ले रही है और यहाँ पे क्या करेगी? बीजांड काय की कोई भी, ये बीजांड काय या फिर अध्यावरण की कोई द्विगुणित कोशिका क्या बना रही है? भ्रूण बना रही है। क्या बनाती है? भ्रूण बनाती है। यहां पे भी जो भ्रूण बनेगा वो कैसा होगा? द्विगुणित होगा। और यहां पे भी जो भ्रूण बनेगा वो भी कैसा होगा? द्विगुणित होगा। हाँ भाई, पुनरावर्ती असंजनन को समझना। यहाँ पे इस असंजनन को हमने क्या नाम दिया है? युग्मकोद विद असंजनन भी कहा है। यहाँ पे जो स्त्री युग्मकोद विद या गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, स्त्री युग्मकोद विद या गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कैसी अवस्था में होती है? द्विगुणित अवस्था में। यह कोशिका बिना अर्धसूत्रण के बिना निषेचन के क्या बना लेती है? भ्रूण बना लेती है। इसे हम क्या कहते हैं? पुनरावर्ती असंजनन। अब पुनरावर्ती असंजनन को अपन ने दो भागों में बांटा। पहला जनन अपबीजाणुकता और दूसरा कायिक अपबीजाणुकता। जनन अपबीजाणुकता का मतलब क्या है? भ्रूणकोश की कोई कोशिका काम में आएगी और यहाँ पे बीजांड का या अध्यावरण की कोई कोशिका काम में आएगी। यहाँ पे जनन अपबीजाणुकता को समझ रहे हैं कि भ्रूणकोश की कोई भी द्विगुणित कोशिका किसका निर्माण कर ले? द्विगुणित भ्रूण का निर्माण कर ले। और यहाँ पे भ्रूणकोश को छोड़कर उसके चारों ओर पाए जाने वाला जो बीजांड का है या अध्यावरण की कोई भी द्विगुणित कोशिका किसका निर्माण कर ले? द्विगुणित भ्रूण का निर्माण कर ले। तो इसे हम कायिक अपबीजाणुकता कहते हैं। तीसरा पॉइंट आता है हमारा, ये तीसरा अपस्थानिक भ्रूणता। तीसरा पॉइंट है अपस्थानिक भ्रूणता। थर्ड पॉइंट। हाँ भाई, अपस्थानिक भ्रूणता किसे कहेंगे? यानी
इस प्रक्रिया के अंदर क्या होगा, भ्रूण का निर्माण, जो भ्रूण बनेगा वो भ्रूणकोश के बाहर स्थित बीजांड की किसी भी द्विगुणित कोशिका से होता है, जो अपन ने पुनरावृत्ति का सेकंड पार्ट पढ़ा है, पुनरावृत्ति का सेकंड पार्ट पढ़ा है, वही आएगा। यानी इसमें क्या होगा, भ्रूण का जो निर्माण होगा, भ्रूण का निर्माण भ्रूणकोश के बाहर, भ्रूणकोश के बाहर, भ्रूणकोश के बाहर बीजांडकाय, बीजांडकाय या अध्यावरण की किसी द्विगुणित कोशिका द्वारा, द्विगुणित कोशिका द्वारा बिना निषेचन के होता है, बिना निषेचन के होता है। ये सेम एक तरीके से ये अपन ने पढ़ा था, कायिक अपबीजाणुकता वही है। यहाँ पे बीजांडकाय अध्यावरण की द्विगुणित कोशिका बिना निषेचन के क्या बना रही है, भ्रूण बना रही है। और यहाँ पे भी भ्रूण का निर्माण भ्रूणकोश के बाहर बीजांडकाय या अध्यावरण की किसी 2n कोशिका द्वारा बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण होता है। इस द्विगुणित भ्रूणकोश किससे होता है, बीजांडकाय या अध्यावरण की 2n कोशिका से बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण होता है। इसे हम अपस्थानिक भ्रूणता भी कहते हैं। इसे बीजाणुद्भिद असंजनन भी कहा जाता है। इसे क्या भी कहते हैं, बीजाणुद्भिद असंजनन भी कहते हैं। इसे क्या भी कहते हैं, बीजाणुद्भिद असंजनन भी कहते हैं। ऐसा किसमें पाया जाता है, नींबू में, आम में, इस तरह का असंजनन पाया जाता है। चौथा पार्ट आता है अब कायिक असंजनन, कायिक असंजनन या वेजिटेटिव एपोमिक्सिस। हाँ भाई, इस असंजनन में पादपों में पुष्पों के स्थान पे, पादपों में पुष्पों के स्थान पर क्या बनते हैं, बुलबिल बनते हैं। बुलबिल, बुलबिल या पत्र प्रकलिकाएं, पत्र प्रकलिकाएं बनती हैं। या फिर अपन बोल सकते हैं कायिक प्रवर्ध का निर्माण होता है, कायिक प्रवर्ध बनता है। यानी इस प्रकार के कायिक असंजनन में या वेजिटेटिव एपोमिक्सिस में पुष्पों के स्थान पे क्या बनते हैं, पत्र प्रकलिकाएं या कायिक प्रवर्धों का निर्माण होता है। और ये पादप पर रहते हुए ही अंकुरित हो जाते हैं, पादप से जुड़े जुड़े क्या हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। इस प्रकार के असंजनन को प्रवर्ध बनता है जो अंकुरित होकर नया पादप बनाता है। उसे हम क्या कहते हैं, कायिक असंजनन कहते हैं। ऐसा असंजनन किसमें पाया जाता है भाई, अगेव में, अपन ने ये पहले पार्ट में ही पढ़ा था। प्याज में भी होता है, प्याज में पुष्पों की जगह पे पत्र प्रकलिकाएं या कायिक प्रवर्ध बन जाते हैं और वो प्रवर्ध प्रस्फुटित होकर या अंकुरित होकर के नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं। ये पंचानन महेश्वरी द्वारा दिए गए जो कायिक ये असंजनन के कुछ पार्ट थे। अब असंजनन का महत्व क्या है, ये असंजनन किस तरह से महत्वपूर्ण है,
असंजनन का महत्व। क्या क्या है असंजनन का महत्व, हम देख लेते हैं कि असंजनन किस किस में काम आता है। पहली बात असंजनन की कि असंजनन में अर्धसूत्रण और निषेचन नहीं होता। यहाँ पे अर्धसूत्रण व निषेचन नहीं होता है, नहीं होता। अतः बनने वाली जो संततियां हैं मातृ पौधे के समान होंगी, यानी संतति कैसी होंगी, मातृ पौधे के समान होंगी, अर्थात क्लोन होती है। कैसी होती है, क्लोन होती है। दूसरा, इस प्रक्रिया से जो बीज है, इस प्रक्रिया से जो बीज जो बनते हैं वो अलैंगिक जनन से बनते हैं, यानी बीज का निर्माण अलैंगिक जनन से होता है। कौन से जनन से होता है, अलैंगिक जनन से होता है, जिससे जो बीज बनेंगे वो मातृ पौधे के समान होंगे, वही मातृ पौधे के समान होंगे। तीसरा है कि फसली जो पौधे होते हैं उनमें इस विधि के द्वारा अच्छे गुणों को लंबे समय तक बरकरार रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं अच्छे गुणों को, क्योंकि जो संततियां बनती हैं वो कैसी होती हैं, क्लोन होती हैं, जनक पौधे के समान होती हैं, जैसा जनक वैसी संततियां। तो अच्छे गुण लगातार अगली संततियों में स्थानांतरित तो होते रहते हैं, जैसे हूबहू क्लोन होते हैं। इस वजह से अच्छे गुणों को लंबे समय तक बरकरार रखा जा सकता है। अगला है, इस प्रकार का जो जनन होता है उनके द्वारा संकर बीजों का उत्पादन, यानी संकर बीज आसानी से उत्पादित किए जा सकते हैं। संकर बीज आसानी से उत्पादित किए जा सकते हैं। हाँ, तो एक बार दोबारा से इसको देख लेते हैं। अपस्थानिक भ्रूणता, इसमें जो भ्रूण का निर्माण होगा वो भ्रूणकोश के बाहर स्थित बीजांडकाय या अध्यावरण की किसी द्विगुणित कोशिका द्वारा बिना निषेचन के होता है। इसे हम क्या भी नाम देते हैं, बीजाणुद्भिद असंजनन भी कहते हैं। किन में पाया जाता है, नींबू और आम में। कायिक असंजनन में पुष्पों के स्थान पर पत्र प्रकलिकाएं या कायिक प्रवर्ध बनते हैं, जो अंकुरित होकर के नए पौधे का, यानी पौधे के ऊपर लगे ही क्या हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं, नया पौधा बना लेते हैं, जैसे आगे और प्याज में। असंजनन का या एपोमिक्सिस का महत्व क्या है कि यहाँ पे अर्धसूत्रण और निषेचन नहीं होता। जो संततियां बनती हैं वो मात्रक पौधे के समान होती हैं, अर्थात मातृ पौधे के हूबहू होती हैं, जिनको अपन क्लोन भी कहते हैं। जो बीज का निर्माण होता है अलैंगिक जनन से होता है, अतः जो संततियां बनती हैं जनक पौधे के समान है और उसके क्लोन है। अच्छे गुणों को लंबे समय तक हम बरकरार रख सकते हैं और संकर बीजों को आसानी से उत्पादित कर सकते हैं। इस पाठ के आगे के टॉपिक अगले वीडियो में मिलेंगे और इस जो पाठ है उसके हस्तलिखित नोट्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध हैं, जहां से आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।